लेकिन दिल्ली में मुझे शर्म आती है कि आज भी टैंकर से पानी जाता है और लोग जानवरों की तरह उसके ऊपर टूटते हैं कि बाल्टी भर लें, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी। और सो कॉल्ड सरकार को समझ में नहीं आता है कि हम इनके साथ क्या इंसानियत का व्यवहार कर रहे हैं, कि हम इनके साथ जानवर की भांति व्यवहार कर रहे हैं। भाई ये इंसान है। हाँ भाई, इसी बात को लेके गुस्सा है जनता के अंदर, जो आक्रोश है इसी बात को लेके जनता के अंदर आक्रोश है कि जिस व्यक्ति ने कोई भी बिना किसी विद्यालय के बनवाए, बिना कुछ काम किए, जनता बहुत समझदार है और जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया। सिर्फ जब तक ये झूठ बोलते, जब तक जनता इनकी झूठ नहीं पकड़ पाई तब तक। अब जनता इनकी झूठ 100% पकड़ने लगी है क्योंकि प्रैक्टिकल धरातल पे आ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इनके बाहर आने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं ग्लोबकास्ट। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और सियासी गर्माहट अपने चरम पे है। इसी सियासी गर्माहट के बीच देश की राजनीति की गर्माहट अत्यंत है। हम उस पे खैर विचारा अगर बात करें तो देश की राजधानी की एक सबसे प्रमुख सीट है दक्षिण दिल्ली की सीट। दक्षिण दिल्ली की सीट ये उतनी ही प्रभावशाली है जितनी देश के लिए दिल्ली। दक्षिण दिल्ली की सीट से बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, राम सिंह बिदोरी। आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी प्रकार से समाज विकास क्रांति पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ आज मौजूद हैं, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी यहाँ के सांसद प्रतिनिधि हैं और अपनी दावेदारी साबित कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। स्वागत है ओम प्रकाश जी। और सबसे पहला एक सवाल है, मन में ऐसे ही बातचीत करते करते आ रहा था कि इस बार पहला चुनाव है आपका, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, लोकसभा से पहले मैंने छोटे चुनाव कई लड़े हुए हैं ये और लोकसभा में हमारा ये पहली बार है। युवा जोश है। हाँ, एक युवा शक्ति के साथ ये हाँ पहली बार इस चुनावी मैदान में आए हैं, लोकसभा के मैदान में आए हैं। क्या ऐसी चीजें लगी दिल्ली को लेकर कि दक्षिण दिल्ली को लेकर कि आपने इस क्षेत्र को चुना? देखिए, दक्षिणी दिल्ली में मैं दिल्ली को सबसे पिछड़ा इलाका मानता हूँ, दक्षिण दिल्ली को, क्योंकि जो वहाँ की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे आप कह लीजिए कि आज़ादी के इतने साल बाद, या आप बोल सकते हैं कि एक कहने के लिए क्रांतिकारी मुख्यमंत्री आए थे, कई सालों से दिल्ली पर राज्य कर रहे हैं। उनके आने के 8-9 साल बाद भी स्थिति इतनी बुरी हालात वहाँ की है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। ये मतलब किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे वहां पे तो नहीं। एक शिक्षा को लेकर जैसे कि सवाल होता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा में बहुत ही बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दी है, तो इस पर क्या कहना है आपका? आपने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं उनके ऊपर। नहीं, देखिए, मैं बताऊं अगर आपको, तो पहले मुझे भी लगा था कि अगर वो कह रहे हैं केजरीवाल तो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया होगा उन्होंने। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया लास्ट 2-3 साल, जब मैंने 2-3 साल से रिसर्च करना शुरू किया उनके एजुकेशन मॉडल के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, तो मैंने ये पाया कि ये बात सिर्फ वो बोलते हैं कि जनता को बरगलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक ठप्पा लगा रखा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ और पढ़ा लिखा होने के नाते उनको जनता को बरगलाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, जनता को एक तरीके से लीजिए बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है। वो पढ़े लिखे हैं, ये देखिए वही मुख्यमंत्री हैं ये वही मुख्यमंत्री हैं जो अपने दोनों हाथों में सो कॉल्ड पेपर लेके चला करते थे कि ये देखिए इनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार हैं, ये देखिए इनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार हैं। लेकिन जब अगर कोई इनसे पूछे तो ये एजुकेशन पे सिर्फ ये बात करते हैं कि हमने एजुकेशन में क्रांति ला दी, हमने बदलाव कर दिया दिल्ली में एजुकेशन में। लेकिन अगर कोई ये सवाल कर दे कि अगर आपने वाकई में कोई क्रांति या बदलाव लाया है एजुकेशन पे, तो आप कोई एक लिस्ट दीजिए ना कि आपने दिल्ली में एजुकेशन के नाम पे कितने नए विद्यालय खोले, कितने नए विद्यालय की ओपनिंग की आपने। वो लिस्ट आप चाहें तो जब चाहें, आप तो पढ़े लिखे बोलते हैं अपने आप को, जब चाहें उसको जारी कर सकते हैं, प्रेस रिलीज में उसको बोल सकते हैं कि इन इन जगह पे दिल्ली पे ये विद्यालय हमने खोले हैं,
ये विद्यालय का हमने उद्घाटन किया है, ये हमने बनवाए हैं, ये हमारे सो कॉल पढ़े लिखे जो उनके शिक्षा मंत्री थे उन्होंने बनवाया है। तो इस तरह का कोई प्रेस रिलीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, सच तो यह है कि उन्होंने कोई विद्यालय बनवाया ही नहीं है दिल्ली में। तो आपका ये कहने का मतलब है कि जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो आपका कहने का ये मतलब है कि केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनाया है, सरकारी स्कूल नहीं बनाया बच्चों के लिए? हाँ भाई, इसी बात को लेकर गुस्सा है जनता के अंदर, जो आक्रोश है, इसी बात को लेकर जनता के अंदर आक्रोश है कि जिस व्यक्ति ने कोई भी बिना किसी विद्यालय के बनवाए, बिना कुछ काम किए, बिना कोई लिस्ट बताए कि हमने ये छोटी सी दिल्ली है, लिस्ट का नाम देना है, एड्रेस देना है कि ये विद्यालय ओपन किया हमने, कोई भी आदमी जस्टिफाई कर सकता है उसको जाकर के, बिना कुछ बनाए, बिना कुछ किए, इतना बड़े बड़े जनता को बेवकूफ बनाना, बार बार मन से कही बात बोलना कि हम शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं जी, हम शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं जी, इसलिए हमको जेल में डाला जा रहा है जी, इस तरह की बातें करना कि जनता कंफ्यूज हो जाए कि इन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया होगा शायद, जो कि ऐसा इन्होंने शिक्षा में कुछ भी काम नहीं किया है, हमारे हिसाब से जीरो काम किया है। बल्कि शिक्षा में पहले से जो ये कहते रहे हैं उस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है जनता बहुत आक्रोशित है। इनको वोट देने वाली जनता इस बार है नहीं। अच्छा, तो मतलब चलिए, ये तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई, जैसे कि आपका क्षेत्र दक्षिण दिल्ली है जी, तो दक्षिण दिल्ली में बात करें तो एक बड़ी समस्या रहती है ट्रैफिक को लेकर जी। तो, और चूंकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं आके, अभी चुनाव लड़ेंगे आप सांसद का, तो एक बड़ी समस्या रहती है ट्रैफिक को लेकर, तो इसको लेकर आपने क्या सोचा है, क्या विचार किया? नहीं, देखिए, अगर हम ट्रैफिक की बात, तो ये बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। अगर ये चाहते तो दिल्ली में अब तक 8-9 सालों में ट्रैफिक खत्म हो जाता, और खत्म नहीं तो 90% कम तो किया ही जा सकता था, क्योंकि वर्ल्ड में और भी बहुत सारे देश हैं दुनिया में, जिन देशों में यहां से ज्यादा गाड़ियां हैं लेकिन वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, कोई ट्रैफिक का सिस्टम नहीं है। लेकिन जब किसी मैनेजमेंट को लेकर, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली 100% मैनेजमेंट को लेकर हमारा कहना है कि जब इनकी नियति ही नहीं है ट्रैफिक को ठीक करने की, इनकी नियति, ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे तो हैं, ठीक है, मान लिया मैंने, कहते हैं इनकम टैक्स कमिश्नर थे हम, ये थे वो थे, ठीक है, मैंने मान लिया वो बात उनकी सिर्फ यही बात हम मानते हैं कि ये कहते हैं हम इनकम टैक्स कमिश्नर थे, हम मान लिया हैं, थे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इनकी नियति नहीं है राजनीति में आने के बाद कि ये किसी भी जनता के मुद्दा को, जनता के दर्द को समझ सके, क्योंकि जनता के दर्द को ये समझेंगे कैसे जब ये इसके पहले ब्यूरोक्रेट्स में रहे हैं, तो कभी इनका जनता के मुद्दों से, कभी किसानों से, कभी जो गरीब जनता है, कभी जो रेहड़ी पटरी वाला है, कभी रिक्शा वाला है, इनसे कभी इनका ताल्लुकात थोड़ी ना रहा है कि ये जनता को जानेंगे। क्या जानेंगे जनता को, कैसे नहीं जानेंगे भाई? जो आदमी जनता के साथ में कभी रहा ही नहीं है, तो वो आदमी जनता के बारे में, जनता के मुद्दे को, जनता के दर्द को कैसे जान सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं जानना। नहीं तो देखिए, बात ऐसी है कि आम आदमी पार्टी लगातार कई सारे दावे करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे बस फ्री हो, बिजली को लेकर हो, तो ऐसे कई सारे दावे करती रही। तो आप डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये सारी बातें झूठ है? इसके अलावा दिल्ली में पानी को लेकर भी एक बड़ी बातें हो जाती है कि दिल्ली में पानी टैंक के हिसाब से आता है, तो इसको लेकर भी केजरीवाल सरकार के कई सारे दावे आते हैं। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो आपके जो दावे हैं उसका कुछ सारांश नहीं समझ में आ रहा, इसको खुल के बताइए ना। देखिए, अगर आप दिल्ली में पीने की पानी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि दिल्ली में एक सो कॉल्ड पढ़ी लिखी सरकार होने के बावजूद भी हमारा देश इतना अमीर देश है, इतना अमीर देश होने के बावजूद भी टैंकर से पानी दिल्ली में दिए जाना पीने के लिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्म की बात कुछ पूरे भारत के लिए हो नहीं सकता। सरकार की देश की राजधानी जहां पे कुछ चंद हजार करोड़ रुपए लगने के बाद सब जगह पीने का पानी का नल पहुंचाया जा सकता है, घरों में नल लगाया जा सकता है। ये तो ग्रामीण स्तर पर भी देखा जा सकता है, गांव में भी नल लग चुके हैं, नल जल योजना बिहार जो भी है, गांव में भी हम्म। बहुत सारे नल लग चुके हैं। लेकिन दिल्ली में मुझे शर्म आती है कि आज भी टैंकर से पानी जाता है और लोग जानवरों की तरह उसके ऊपर टूटते हैं कि बाल्टी भर लें, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी। और सो कॉल्ड सरकार को समझ में नहीं आता है कि हम इनके साथ क्या इंसानियत का व्यवहार कर रहे हैं,
कि हम इनके साथ जानवर की भांति व्यवहार कर रहे हैं। भाई ये इंसान है, दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता है, भारत के कोने कोने आई हुई जनता है, कम से कम आप इनका कुछ तो सम्मान कीजिए। इनको पीने के लिए पानी अगर आप नहीं दे पाए 8 से 9 साल में, इससे बड़ी शर्म की बात और इससे बड़ी सरकार की फेलियोरिटी क्या हो सकती है? इससे बड़ी केजरीवाल जी की, इससे बड़ा मतलब उनके लिए शर्म की बात क्या हो सकता है कि जो दिल्ली में पीने का पानी नहीं दे पाए, नल नहीं पहुंचा पाए, टैंकर से पानी देते हैं और उसी में लोग खुश रहते हैं और वो कहते हैं लोग खुश हैं टैंकर का पानी पी के। तो ओम प्रकाश जी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि दिल्ली में आज भी लोग टैंकर से पानी पीते हैं। अच्छा, तो इन सब आरोपों के विपरीत देखा जाए तो आपके क्या मुद्दे हैं इस बार, आपकी जो दावेदारी है वो साबित करने के लिए जनता के बीच? हम देखिए जनता को ये कहना चाहते हैं कि अगर जनता युवा जोश के साथ बताइए सर। हाँ नहीं, युवा जोश देखिए, युवा जोश है और हमारे अंदर वो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, तभी हम चुनाव लड़ने आए हैं। अगर हमारे अंदर अभी तक जो मैंने किया अपने जीवन में बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट किया है और अब सेवा की दिशा में आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, तो ऑब्वियसली मैं कर सकता हूं, इसीलिए आया हूं राजनीति में, इसी राजनीति में आना चाहता हूं, इसलिए आया हूं राजनीति में। और राजनीति में रह के जो इन लोगों ने राजनीति को सत्ता भोगने का सिंहासन बना लिया था, सुख भोगने का सिंहासन बना रखा है, अपने घरों में 20 लाख का पर्दा लगवा के, 40 लाख का कमोड लगवा के लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, मैं उन सब से बचने के लिए, उन सब से दूर होने के लिए, इस तरह का त्याग करने की राजनीति में आया हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये सब समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या में मुझे लगता है कि मैं दिल्ली के अंदर अगर मेरे पास छोटा सा भी अगर पद मिल जाता है मुझे, लाइक बीइंग अ सांसद अगर मैं बन जाता हूं, तो मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, लेकिन मैं दिल्ली का ट्रैफिक 90 डेज के अंदर खत्म करने का दावा वादा दोनों करता हूं, क्योंकि मेरे पास प्लान है और हमारी नियति है दिल्ली का ट्रैफिक खत्म करना। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि अगर इस सरकार की नियति होती ना कि दिल्ली का ट्रैफिक कम करना है, तो सरकार कुछ न कुछ रिसर्च करती है उसके ऊपर में और कुछ न कुछ सरकार चेंजेस करते। जैसे मैं बताऊं अगर आपको कि जितने भी दिल्ली में पार्किंग स्पेस बनाए गए थे, मल्टी लेवल पार्किंग जो होती है, चाहे वो गंगाराम अस्पताल के सामने बनाए हो, चाहे दिल्ली में किसी भी स्थान पर बनाए गए हों, इस सरकार ने 8-9 साल में एक भी पार्किंग नहीं बनाया जहां पे कि लोगों की गाड़ियां पार्क हो सके, रोड से गाड़ियां हट सके, थोड़ी सी कम हो सके गाड़ियां। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि अगर इनकी नियति होती तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों नियम, रूल्स हैं, तरीके हैं जिससे ट्रैफिक खत्म किया जा सकता है। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये ट्रैफिक को लेकर जो बात आप कर रहे थे, तो एक मतलब ये होता है कि दक्षिण दिल्ली में खासकर जैसे जो आपका क्षेत्र है जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में खासकर ट्रैफिक की समस्या रहती है, क्योंकि अब बदरपुर को देख लीजिए, बदरपुर सबसे ज्यादा व्यस्त इलाका माना जाता है। तो अब बदरपुर की जब बात आएगी तो बात वहां के सांसद पे ही आएगी, बिदुरी साहब पर बात आएगी, कि आप उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप एक सांसद की बात कर रहे हैं, ठीक है, चुनाव सांसद की हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही सरकार की नियति की, पार्टी की नियति की, कि आदमी की नियति क्या है, सरकार की नियति क्या है। अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी सांसद चुनाव जीतता है, तो अगर जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, जो उनके मुखिया है केजरीवाल जी, अगर उनकी नियति ही नहीं है ठीक कि हमें दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था को ठीक रखना है, हमें दिल्ली के अंदर नल लगा के सबको पानी पिलाना है जिससे कि लोगों को टैंकर के पीछे ना भागना पड़े, तो अगर उनकी नियत ही नहीं है तो सांसद और विधायक, चेयरमैन ये सब क्या करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखेंगे कोई पार्टी चुनाव जीतती है, किसी पार्टी का नेता बनता है, तो अल्टीमेटली जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है कि हमें किन किन कामों में फोकस्ड होकर काम करना चाहिए। तो जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अग्रेसिव है काम करने के लिए। उनका कहना है कि हम चुनाव में हमारी कितनी भी कम सीटें आएंगी, लेकिन हम जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर काम करेंगे और मन लगा के जम के काम करेंगे और लोगों के साथ मिलके काम करेंगे। हम चुनाव के बाद लोगों से लड़ाइयां नहीं करेंगे, जैसे जिस तरीके से इन्होंने पिछले कई सालों तो सिर्फ लड़ाई किया है।
अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी मंच पे जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि मैं आऊंगा तो ये काम करूंगा, नहीं बोलते हैं। सिर्फ बोलते हैं कि मुझे जेल में इसलिए डाला गया, मुझे जेल में उसलिए डाला गया। अरे भाई, आपके जेल में जाने से और न जाने से जनता को क्या फायदा, क्या नुकसान होने वाला है? जेल की बात आई तो एक अभी जैसे कि अभी जेल से रिहा हुए हैं वो, तो बहुत उत्साहित दिख रहे हैं उनके जो प्रशंसक है, समर्थक है। और एक ये बोला कि केजरीवाल जो आए हैं तो एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं। तो 1 जून तक ऐसा लग रहा है कि जो 4 सीटों पे फिर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो उसको लेकर एक जो उनके समर्थक है वो कई सारे दावे कर रही है कि केजरीवाल बैक, तो अब अलग होगा रिजल्ट, मतलब दिल्ली का हो या देश का हो। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? लाइक अगर केजरीवाल जैसे मतगणना से पहले वो जेल के अंदर जाएंगे, मतदान से पहले वो जेल से बाहर आया है, ठीक है, 1 जून को वापसी होगी, तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है केजरीवाल के लिए? एक लाइक वो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, जनता बहुत समझदार है और जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया। सिर्फ जब तक ये झूठ बोलते हैं, जब तक जनता इनकी झूठ नहीं पकड़ पाई तब तक। अब जनता इनकी झूठ 100% पकड़ने लगी है, क्योंकि प्रैक्टिकल धरातल पे आ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इनके बाहर आने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि जो 2-4 वोट इनको सिंपैथी के मिलने वाले थे कि जेल में चले गए हैं तो लोग आके 2-4 वोट मिल जाएंगे कि बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, बल्कि वो भी वोट अब नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जनता जानती है कि जो एक सो कॉल्ड अपने आप को पढ़ा लिखा है, पहली बात तो जो आदमी पढ़ा लिखा है ना, वो कभी बोलता नहीं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इस तरह कोई बात नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो जो ये बोलते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ऐसे हूं, ऐसे हूं, और ये कर्म क्या है कि जी जिस समय देश कोरोना जैसी महामारी के लिए जूझ रहा था कि उससे कैसे बाहर निकले, कैसे उससे निजात पाए, कैसे लोग घरों तक खाना पहुंचे, उस समय ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? ज्यादा से ज्यादा शराब कैसे बेची जाए, ज्यादा से ज्यादा कैसे सरकार को फायदा पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा घोटाला कैसे किया जाए, ये उस समय उसकी रणनीति तैयार कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जिस समय ये काम कर रहे थे ना, जिस समय ये काम कर रहे थे कि शराब नीति बना रहे थे, ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने की नीति जो बना रहे थे ये, तो उससे तो सारे ब्यूरोक्रेट्स भी शर्मा गए होंगे कि यार एक ब्यूरोक्रेट्स को हमने जो है बनाया मुख्यमंत्री और वो बेचने आ गया है शराब, शराब के बारे में डिस्कस कर रहा है, शराब नीति बना रहा है, शराब के ठेके खोल रहा है। शराब इतनी बुरी लत है कि हमारे युवाओं में अगर शराब पीने की जितनी लत अभी है, उससे ही हमारा देश परेशान है, उसको ही हम कम करना चाहते हैं। और एक राजधानी का पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री शराब पिलाने की बात करता है, ज्यादा शराब पिलाने की बात करता है, एक पर एक फ्री देने की बात करता है कि 1 बोतल खरीदिए 1 बोतल फ्री। पहली बार ऐसा सो कॉल पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री देखा हूं। मुझे तो शर्म आती है पढ़ा लिखा बोलने पर, ऐसे कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो 1 बोतल खरीदोगे 1 बोतल फ्री शराब। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से कि ओम प्रकाश जी केजरीवाल सरकार को लेकर नाखुश दिख रहे हैं, तो एक सवाल ये बनता है कि अभी आप अपने जनता को लेकर, कि अभी जो आपकी दक्षिण दिल्ली की जनता, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या ऐसी नीति है आपके पास जो कि थोड़े से मतलब कि आप अपने जनता के बीच रखना चाहेंगे, जो कि दर्शक हैं, जो दर्शक देखेंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ, ओम प्रकाश जी एक नए उमंग और नए जोश के साथ हमारे चुनाव में और हमारे सांसद बनने के लिए उत्सुक हैं? देखिए, पहली बात तो अगर मेरी बात आप करेंगे तो जो केजरीवाल करने राजनीति में आए थे वो उन्होंने किया नहीं, उसका जस्ट अपोजिट किया। राजनीति में आए थे वैगनार लेके, आज घूम रहे हैं ग्लोस्टर से, बढ़िया ऐश कर रहे हैं, बढ़िया 20 लाख की कमोड में बैठ के लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं बढ़िया से, और फर्स्ट क्लास 20-25 लाख का शायद पर्दा भी लगवाया उन्होंने कि धूप अंदर तक ना आए। मार्बल्स लगवाए हैं कई, शायद इटालियन वगैरह पता नहीं कहां से लाके मार्बल, बहुत महंगे मार्बल लगवा दिए घर में ताकि चलने में उनको आसानी हो। तो एटलीस्ट मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मैं जनता से वादा करता हूं कि कभी इस तरीके का सत्ता सुख भोगने के लिए तो मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इन सब चीजों को ही त्यागने के लिए मैं राजनीति में आया हूं। मुझे लगता है कि दुनिया की जो मोहमाया की दुनिया है, अगर उसको छोड़ करके हम जनता की सेवा करें तो हमारा जीवन धन्य और सफल हो सकता है और हम प्रभु को पा सकते हैं। हम प्रभु को
खुश कर सकते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जनता भी अपने आप में भगवान होती है। इसलिए हम भगवान को खुश करने के लिए हमें त्याग करना होगा। मैं आपको बताऊं, अगर एक बात बताना चाहूं तो आप बिना त्याग किए, अपने जीवन में बिना त्याग किए किसी की सेवा या कोई राष्ट्रहित का कार्य कर ही नहीं सकते हैं, अपना 16 आना जान भी दांव पे लगाकर। ये मैं नहीं कोट कर रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी कह के गए थे। उन्होंने कहा था कि आप अपनी जिंदगी का 16 आना भी दांव पर लगाकर बिना त्याग किए आप किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जनता जनार्दन की सेवा हो, चाहे वो राष्ट्र की सेवा हो, चाहे वो किसी भी गरीब की सेवा हो, चाहे किसी की भी सेवा हो, बिना त्याग किए वो पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो त्याग करने की 100% भावना है और मैं करूंगा भी। ये मेरे इनसाइड से है और ये मैं जनता से वादा करता हूं, दावा भी करता हूं। तो चुनावी दौर के बीच बहुत ही अपना कीमती वक्त निकाल के ओम प्रकाश जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी बहुत सारी नाराजगी है केजरीवाल सरकार को लेकर, उनके दावों को लेकर, उनके शराब नीति को लेकर और दिल्ली की व्यवस्था को लेकर। तो बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें ग्लोबगस्ट के साथ। धन्यवाद।